हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस और माइटोसिस में इंटरफेज और एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, न्यूक्लियर डिवीजन फेज। पिछले क्लास में सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोसिस माइटोसिस को हम मेनली दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है इंटरफेज या इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज मतलब न्यूक्लियर डिवीजन फेज। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन फेज, एम फेज। एम फेज कहने का मतलब है माइटोटिक फेज। क्या? माइटोटिक फेज। इस माइटोटिक फेज का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन फेज। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन फेज। यहां पे एक्चुअल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्लियर? देखो, पिछले क्लास में हम जो देखे थे उसको एक बार रिकैप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो एक बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि क्या करना है हमको, क्या करना है, मेन उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। क्वेश्चन मेनली यहीं से पूछा जाता है, क्रोमोसोम से। क्या? क्रोमोसोम का जो सीक्वेंशियल चेंज आता है क्रोमोसोम में, न्यूक्लियस में जो सीक्वेंशियल चेंज आता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर? चलिए, ये है सेल साइकिल। क्या है? एक सेल साइकिल मान लेते हैं। यहां पे सेल डिसाइड करता है कि उसको सेल डिवीजन में जाना है। कहां पे जाना है भाई? सेल डिवीजन में जाना है। तो सेल डिवीजन में जाने के लिए सेल पहले जीनोट स्टेज में था। इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्या बोलते हैं? क्यूसेंट फेज। सेल इनएक्टिव स्टेज में है। वो आपको पता है बहुत सारे सेल्स, जैसे कि हमारे किडनी में प्रेजेंट बहुत सारे सेल्स हैं, हमारा हार्ट सेल, हमारा न्यूरॉन्स, है ना। इन सब सेल मैक्सिमम क्या है? जीनोट स्टेज में प्रेजेंट होता है। किस स्टेज में? जीनोट स्टेज में। इसमें सेल एक्टिव रहता है, लेकिन मतलब सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन सेल प्रोलिफरेट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता है। ठीक है? तो जीनोट फेज में है ये। इसको बोलते हैं क्यूसेंट फेज। क्या कहते हैं? क्यूसेंट फेज। जब सेल ओकेजनली डिसाइड करता है कि भाई हमको सेल डिवीजन में जाना है, जैसे कि अगर कहीं घाव हो गया, ग्रोथ करना है, ठीक है, तो सेल डिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो सेल डिसाइड करता है कि हमको सेल डिवीजन करना है। न्यूरॉन्स तो नहीं कर सकते हैं, हार्ट सेल नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा परमानेंटली जीनोट फेज में बने हुए हैं। लेकिन हमारे बॉडी का मसल सेल, है ना, ग्रोथ सेल, कहीं घाव हो जाता है, हमारे टंग का सेल, है ना, तो वो डिवाइड कर सकता है ओकेजनली। तो सेल जीनोट स्टेज से कहां पे आता है? इंटरफेज में आता है। किस फेज में आता है? इंटरफेज में। अगर डिवीजन नहीं करना है तो सेल हमेशा जीनोट फेज में रहता है, लेकिन सेल डिवीजन करना है तो सेल इंटरफेज में आता है। किस फेज में आता है? इंटरफेज में। इस इंटरफेज में सेल डिवीजन का प्रिपरेशन चलता है। क्या चलता है? प्रिपरेशन चलता है। और ये शुरू होता है इंटरफेज जीवन फेज से। किससे भाई? जीवन फेज से। ये इंटरफेज का तुमको देखा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो है ना, ये इंटरफेज है। क्या है? ये पूरा यहां से लेके ये पूरा कंप्लीट, ये क्या है? इंटरफेज है। क्या है? ये इंटरफेज है। क्लियर? क्या है? इंटरफेज। तो इस इंटरफेज में सेल डिवीजन का प्रिपरेशन चलता है। इस इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है? इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज कौन सा है? तो इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज है ये जीवन फेज। कौन है? जीवन फेज। ये यहां से लेके यहां तक जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जीवन फेज है। ठीक है? इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज जीवन फेज। इस जीवन फेज में सेल आता है तो क्या होता है? सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, क्या सेल ऑर्गेनेल्स, इसका नंबर डबल हो जाता है। क्या सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर डबल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है? नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्या? बहुत सारे प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। सेल का जो मैक्सिमम साइज है, सेल में जो मैक्सिमम ग्रोथ है, वो किस फेज में होता है? जीवन फेज में होता है। यानी जीवन फेज में सेल में मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ठीक वैसे ही जैसे सोचो ना, कोई एक बच्चा है, जस्ट अभी वो जन्म ही लिया है ना,
तुम इसको आज देखते हो और एक सप्ताह के बाद देखो या 10 दिन के बाद देखो, 10 दिन में इतना बड़ा हो गया। ठीक वैसे ही सेल भी जो है ना, ये सबसे मैक्सिमम ग्रोथ अगर सेल में होता है तो जीवन फेज में होता है। तो मैक्सिमम ग्रोथ, प्रोटीन का सिंथेसिस, बहुत सारे आरएनए का सिंथेसिस इसमें होता है। सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है जीवन फेज में। उसके बाद सेल जाता है G2 फेज में। किस फेज में? सॉरी, उसके बाद सेल जाता है S फेज में, है ना, S फेज। जीवन के बाद सेल किस में जाता है? जीवन के बाद सेल जाता है एस फेज में। आप मत करो, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। जीवन एस फेज, ये वाला एस फेज है, ठीक है। इस एस फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज। और डीएनए का सिंथेसिस होता है यहाँ पे, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और इसके बाद जब सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है यहाँ पे एस फेज में। किस फेज में? एस फेज में। तो सेल किस में जाएगा इस फेज के बाद? G2 फेज में जाता है। किस फेज में जाता है भाई? G2 फेज में। इस G2 फेज में क्या होता है? क्या इस G2 फेज में क्या होता है? तो G2 फेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, याद है? माइक्रोट्यूब्यूल, वेरी गुड। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। यानी फाइनल प्रिपरेशन, क्या सेल में जो फाइनल प्रिपरेशन है सेल डिवीजन का, वो किस फेज में होता है? G2 फेज में। और भी बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन्स का जरूरत होता है, वो किस में सिंथेसाइज होता है? G2 फेज में सिंथेसाइज होता है। यानी ये पूरा इंटरफेज G1 S G2 में सेल का साइज कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है। मान लो कि सेल इतना बड़ा है अपना, कितना बड़ा है सेल अपना? इतना बड़ा है, ठीक है। G0 से जब G1 में आया, G1 में जब आया ना तो थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। इस फेज में आया तो थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है। और G2 फेज में आया तो मैक्सिमम अपने साइज को अटेन कर लिया। यानी पूरे इंटरफेज में, क्या पूरे इंटरफेज में सेल का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। पूरे इंटरफेज में सेल का साइज कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। उसके बाद जब सेल डिवीजन का प्रिपरेशन हो जाता है इंटरफेज में के बाद सेल जाता है एम फेज में। एम फेज कहने का मतलब है माइटोटिक फेज, मतलब एक्चुअल में न्यूक्लियर डिवीजन फेज। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन फेज। ये न्यूक्लियर डिवीजन फेज 4 सब फेजेस में बटा हुआ है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। भाई देखिए, इसको सॉन्ग के ही सीक्वेंस में याद करेंगे तभी याद होगा, है ना। अगर आप अभी देख रहे हैं तो मेरे साथ एक बार जरूर। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 सब फेजेस हैं न्यूक्लियर डिवीजन के, है ना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सेल में जो न्यूक्लियस है ये डायरेक्ट डिवीजन कर गया, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता है। क्या? सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये डिवाइड करता है। इसीलिए माइटोसिस और मियोसिस में भी जो सेल डिवीजन होता है ना, ये इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन होता है। इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीजन कहने का मतलब है इस 4 सब फेजेस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जैसे ही सेल इस टीलोफेज में के बाद टीलोफेज में पहुंचता है ना, तब तक न्यूक्लियस का एक्चुअल डिवीजन हो गया रहता है। जैसे मान लो अब इतना बड़ा सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियस बन गया। कितने न्यूक्लियस बन गए भाई? 2 न्यूक्लियस बन गए। किस फेज में? टीलोफेज में, ठीक है। 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। क्लियर? अब देखो, जैसे ही टीलोफेज हो जाता है उसके बाद सेल चला जाता है साइटोकाइनेसिस में। किसमें? साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब क्या होगा? अब होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यही साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो जाता है और सेल फिर छोटे छोटे 2 डॉटर सेल में बन जाता है। देखो, एक पेरेंट सेल इतना बड़ा था, प्रिपरेशन हुआ, साइज लगभग डबल हो गया। प्रिपरेशन के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सेल डिवीजन में पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? जवाब होगा न्यूक्लियर डिवीजन। वेरी गुड। न्यूक्लियर डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का फेज ये है, एम फेज। यहाँ पे हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन और 2 सेल बन जाता है। अगेन अगर सेल को डिवीजन में जाना है तो G1 S G2 और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। ये साइकिल चलता रहता है।
अगर सेल को डिवीजन में नहीं जाना है, वुंड हीलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो सेल डिवीजन नहीं होगा, तुमको पता है, और ये सेल चला जाएगा जी0 फेज में। किस फेज में भाई? जी0 फेज में चला जाएगा। ये है पूरा ओवरव्यू, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा आप। सबसे पहले हम इंटरफेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? इंटरफेज। ये इंटरफेज जो है ना, इसको क्लासिफाइड किए थे 3 सब फेजेस में हॉवर्ड एंड प्लेक ने। किन्होंने? हॉवर्ड एंड प्लेक ने। आप हेडिंग दीजिए इंटरफेज। इंटरफेज को क्लासिफाई किया था किन्होंने? हॉवर्ड एंड प्लेक ने। किन्होंने? हॉवर्ड एंड प्लेक। हॉवर्ड एंड प्लेक, है ना। हॉवर्ड एंड प्लेक ने इसको क्लासिफाई किया था 3 सब फेजेस में, और इस 3 सब फेजेस का नाम आपको पता है। पहला तो होता है जी1 फेज, फिर होता है एस फेज, और फिर होता है जी2 फेज। क्या? जी1s जी2। हेडिंग दीजिएगा जी1 फेज। क्या? जी1 फेज। जी1 फेज। ये देखो जी1 फेज जो है ना, ये जी1 फेज कहां पे था? ये इस फेज के पहले है। क्या? जी1 फेज इस फेज के पहले है। इस फेज में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, याद है ना। तो चलिए, ये डीएनए सिंथेसिस के पहले आता है जी1 फेज। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, क्या? ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। क्या? लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज होता है, सेल ऑर्गेनल्स का नंबर इंक्रीज होता है, प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीजेस, सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीजेस एंड सेल ऑर्गेनल्स इंक्रीज होता है, प्रोटीन आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप 12th में जेनेटिक्स पढ़िएगा तो सेल डिवीजन का बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके चलिएगा। नेक्स्ट, सेल ग्रोथ जो है ना वो मैक्सिमम होता है। क्या? सेल ग्रोथ मैक्सिमम होता है कहां पे? जी1 फेज में। तो लिखिएगा सेल ग्रोथ मैक्सिमम इन जी1 फेज। सेल ग्रोथ मैक्सिमम इन जी1 फेज। सेल ग्रोथ मैक्सिमम इन जी1 फेज। जी1 फेज में इतना काम होता है। नेक्स्ट, जी1 फेज के बाद आता है क्या? एस फेज। क्या आता है भाई? एस फेज। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बार बार रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। एस फेज को बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस फेज। क्या? डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए सिंथेसिस फेज। डीएनए का सिंथेसिस होता है। देखो एस फेज कहां पे आता है? एस फेज जी1 फेज के बाद आता है। क्या? देखो ना, एस फेज जी1 फेज के बाद आता है और जी2 फेज के पहले आता है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के, ठीक है। तो जी1 फेज कहां पे, सॉरी एस फेज कहां पे आता है? जी1 फेज के बाद आता है और जी2 फेज के पहले आता है एस फेज। इस एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसका रेप्लिकेशन होता है और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या? सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होता है। देखो जो सबसे कंफ्यूजिंग बात है कि डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्या?
डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। क्या? 2C से 4C हो जाता है डीएनए, 2C से 4C हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। देखेंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को याद रखेंगे कि इस फेज में क्या कहानी हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए and synthesis of histone protein, डीएनए का सिंथेसिस रेप्लिकेशन होता है। क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है ना तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। क्या? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। क्या? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, मतलब 2C अगर डीएनए का अमाउंट है तो कितना हो गया, 4C हो गया। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम remain सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है भाई, सेम रहता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। सुनना भाई बात को ध्यान से, देखो ये है न्यूक्लियस और ये है सेल, ठीक है। ये इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, ये हो गया डीएनए, तो ये डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तो ये कुछ ऐसा है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है तब आप क्रोमोसोम बनाइएगा। देखो हम बोलना चाह रहे हैं ना कि इस फेज में क्रोमोसोम बनता नहीं है, इस फेज में क्रोमोसोम बनता नहीं है, लेकिन अगर आप बनाइएगा हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो इस फेज के पहले जो क्रोमोसोम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? ऐसा बनेगा, ये सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा। याद है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ होता है काइनेटोकोर, ठीक है। तो डीएनए का सिंथेसिस अगर नहीं हुआ है तो क्रोमोसोम रहेगा ऐसा। डीएनए का सिंथेसिस अगर हो गया है तब जब आप क्रोमोसोम बनाइएगा डीएनए का सिंथेसिस होने के बाद, तो क्रोमोसोम बनेगा ऐसा। कैसा बनेगा भाई? क्रोमोसोम बनेगा ऐसा। क्या है? देखो इसके अंदर है डीएनए, क्या है इसके अंदर? डीएनए। इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मतलब ये जो डीएनए है ना, ये वाला डीएनए, इसका रेप्लिकेशन यानी फोटोकॉपी तैयार हो गया, इसका डुप्लीकेशन हो गया। और जब डुप्लीकेशन हो गया तो जैसा डीएनए इस क्रोमेटिड में है, ठीक वैसा ही डीएनए इस क्रोमेटिड में है, एकदम एग्जैक्ट सेम क्रोमोसोम। इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जैसा डीएनए इस क्रोमेटिड में है, रेप्लिकेशन के बाद वैसा ही डीएनए इस क्रोमेटिड में आ जाएगा। यानी कि रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम बनेगा ना वो 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा। रेप्लिकेशन के पहले क्रोमोसोम बनेगा तो 1 क्रोमेटिड वाला बनेगा। इंफॉर्मेशन डबल करना है यार, जेनेटिक मटेरियल को डबल करना है। क्यों डबल करना है? क्योंकि 2 डॉटर सेल को जेनेटिक मटेरियल देना है, और वो भी सेम जेनेटिक मटेरियल देना है, तभी तो डॉटर सेल सेम बनेगा। आया समझ में? क्योंकि माइटोसिस है, क्लियर? तो सेम बनेगा, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन। और तुमको पता है क्रोमोसोम नंबर काउंटिंग करते हैं सेंट्रोमियर को देख के। किसको देख के? सेंट्रोमियर को देख के। यहाँ पे 1 सेंट्रोमियर और यहाँ पे भी 1 सेंट्रोमियर। तो ऐसा ही कहानी होता है कहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। यानी अगर इस फेज के अगर न्यूक्लियस को आप देखिएगा ना तो ये हो गया एस फेज और इसका न्यूक्लियस। इसमें जो क्रोमोसोम, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, ये पूरा इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम क्या रहेगा? नंबर सेम रहेगा, क्योंकि बस क्रोमोसोम मोटा हो जाएगा। सिंगल क्रोमेटिड वाले से डबल क्रोमेटिड वाला बन गया। तो इस फेज में ये होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। मेरे साथ जरूर बोलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए
डबल हो जाता है। इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। और आपको पता है लेट इस फेज में, क्या लेट इस फेज में तुमको पता है न्यूक्लियस के पास क्या होता है, सेंट्रोसोम। क्या होता है, सेंट्रोसोम, जो दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होता है या सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। तो लेट इस फेज में क्या हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिए, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन लेट इस फेज। न्यूक्लियस में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, इस फेज में साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन लेट एस फेज। तो G1 फेज समझ में आया, एस फेज समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज क्या होता है, इस फेज के बाद आता है। क्या, इस फेज के बाद आता है G2 फेज, और माइटोटिक फेज के पहले आता है, M फेज के पहले आता है। M फेज में भी किससे भेंट होगा इसको, प्रोफेज से। क्या, प्रोफेज से। तो M फेज के यानी माइटोसिस फेज के प्रोफेज से पहले आता है G2 फेज। ये सर्कल हमेशा आपके पास होना चाहिए, है ना। चलो, तो G2 फेज क्या है, प्रोफेज के पहले है या M फेज के पहले है, और S फेज के बाद में है। दिखा, S फेज के बाद में है। और आपको पता है ये इंटरफेज का लास्ट फेज है, यानी प्रिपरेटरी फेज का लास्ट फेज है। तो फाइनल प्रिपरेशन कहां होगा अगर पूछा जाएगा तो जवाब क्या होगा, G2 फेज में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फाइनल प्रिपरेशन अकर्स। यहां पे होता है फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन अकर्स। यहां पे चलता है फाइनल प्रिपरेशन। क्या, फाइनल प्रिपरेशन सेल डिवीजन का। फाइनल प्रिपरेशन में ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहीं पे होता है G2 फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन, याद है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है G2 फेज में। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसका जरूरत है, कहां पे, नॉन स्टोन प्रोटीन वगैरह जिसका जरूरत है वो कहां पे सिंथेसाइज होगा, G2 फेज में। तो प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइटोसिस फेज, यहां पे सिंथेसाइज होता है प्रोटीन सिंथेसिस फॉर M फेज। जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो यहीं पे होता है, और सेल यहाँ पे भी ग्रो करता रहता है। सेल ग्रो कंटिन्यूअसली, सेल ग्रो कंटिन्यूअसली। सेल कंटिन्यूअस यहाँ पे ग्रो करता रहता है। क्लियर, क्लियर। तो G1 S G2 इंटरफेज अपना खत्म हो गया। सेल अब कहाँ पे जाएगा, सेल का पूरा तैयारी हो चुका है। देखो सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए, क्या सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए। G1 फेज में क्या हुआ था, सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ था, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, आरएनए सिंथेसिस हुआ था। देखो कुछ प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन G1 में सिंथेसाइज होता है, आरएनए कुछ G1 में सिंथेसाइज होता है। सेल ग्रोथ मैक्सिमम होता है कहाँ पे, G1 फेज में। उसके बाद इस फेज में आ जाते हैं तो डीएनए हमारे पास डबल हो गया, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है अपने काम का वो डबल हो गया। क्या, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया। आपको पता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये न्यूक्लियर डिवीजन को इनिशिएट करता है सेंट्रियोल। क्या, न्यूक्लियर डिवीजन को इनिशिएट करता है। तो सेंट्रियोल का नंबर भी डबल हो चुका है किस फेज में, लेट इस फेज में। इस फेज में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा। कॉन्सेप्ट क्या है तुमको पता है,
आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, यानी सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल हो गया। ये सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, ये न्यूक्लियर डिवीजन को इनिशिएट कराता है, देखेंगे कैसे। आगे G2 फेज में, अच्छा उसके अलावा S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ ही था और साथ ही हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हुआ था। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हुआ था। हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा सर, सुनो। हिस्टोन प्रोटीन मतलब बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मतलब बेसिक प्रोटीन, तो ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन। याद है ना हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3, H4, याद है ना, ये सब हिस्टोन प्रोटीन था। चलिए, ये बेसिक प्रोटीन है, 1 2 3 4 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये बेसिक प्रोटीन है और डीएनए तो बन ही चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है बहुत सारा। अब डीएनए है एसिडिक मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्या क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखो ये है क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर और ये क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, पता है ना। अब इस पैकेट में, इस प्रोटीन के पैकेट में डीएनए को रखना है, क्या प्रोटीन के पैकेट में डीएनए को रखना है। तो जो डीएनए है ना, वो तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड है ना, याद है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इस प्रोटीन के पैकेट में रखना है, तो इजीली आप भर नहीं सकते, इसलिए इस डीएनए का कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, डीएनए का कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस डीएनए को, यानी एसिडिक मॉलिक्यूल को इस बेसिक मॉलिक्यूल के ऊपर एकदम टाइटली पैक किया जाता है, पूरा बढ़िया से लपेट। समझ में आ गया? धागा लंबा है, उलझा हुआ उसमें डालेंगे आ नहीं पाएगा, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बढ़िया से रैप करके और डाल देंगे, आ जाएगा। आया समझ में? तो इसी के लिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में सिंथेसिस हुआ था, हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, दोनों पैकेज एक साथ बन गया मेरा, ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। G2 फेज में और भी बहुत सारे प्रोटीन, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, इस सब का सिंथेसिस हो जाता है G2 फेज में और सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। इंटरफेज में पूरा तैयारी हो चुका है सेल के लिए, क्या पूरा तैयारी हो चुका है सेल में। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, सेल का साइज बड़ा हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, जो मेरा मेन चीज है जेनेटिक मटेरियल, क्लियर, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सब बन गया, इंटरफेज कंप्लीट। अब सेल इंटर करेगा न्यूक्लियर डिवीजन में, एम फेज में, माइटोसिस फेज में, हेडिंग देंगे एम फेज, माइटोसिस फेज या न्यूक्लियर डिवीजन फेज। नेक्स्ट है एम फेज या माइटोसिस फेज, या इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन फेज। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन फेज। ये पूरे सेल डिवीजन का लेस देन 5% ड्यूरेशन लेता है, पूरा 5% या उससे कम टाइम लेता है। तो ये लेता है लेस देन या इक्वल टू 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट, ये शॉर्टेस्ट टाइम है, मतलब पूरे सेल डिवीजन का इंटरफेज और एम फेज को अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट टाइम यही लेता है, सबसे कम टाइम यही लेता है। आपको पता है इस एम फेज को 4 सब फेजेस में बांटा गया है, बिल्कुल सही। अब ये पता है, ये जो 4 सब फेजेस है ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। क्या है? 4 सब फेजेस जो है ये प्रोग्रेसिव फेजेस है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसा नहीं है कि इंटरफेज में G2 फेज और G2 फेज के बाद डायरेक्ट मेटाफेज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, ठीक है। ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, इजी भी है, तुमको याद भी होगा। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सीक्वेंशियल फेज है। क्या भाई? सीक्वेंशियल फेज है, एक के बाद दूसरा आता है, क्लियर। चूंकि न्यूक्लियर डिवीजन 4 सब फेजेस से होकर गुजरता है, न्यूक्लियस का डिवीजन डायरेक्ट नहीं होता है, ना ही माइटोसिस में और ना ही मियोसिस में। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस in mitosis and meiosis, क्या? इनडायरेक्ट
डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोफेज में। किसमें आते हैं भाई? प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोफेज का पोजीशन देख लेते हैं। क्या पोजीशन देख लेते हैं? तो ये जो प्रोफेज है ना, ये पूरे एम फेज का या माइटोटिक फेज का ये लॉन्गेस्ट फेज है। देखो एम फेज या माइटोटिक फेज छोटा, लेकिन इस छोटे में भी बड़ा कौन? छोटे में भी बड़ा कौन? तो लॉन्गेस्ट स्टेज पूरे एम फेज का या माइटोसिस फेज का लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कौन होगा? यानी चारों में बड़ा कौन होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा इस सब में होता है कौन? ये प्रोफेज। तो ये लॉन्गेस्ट होता है। क्या? लॉन्गेस्ट इन एम फेज। एम फेज का सबसे बड़ा फेज तो यही है। कौन? प्रोफेज। कौन है भाई? प्रोफेज। अगर आपके पास एक डायग्राम है ये साइकिल वाला, तो आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज ये G2 के बाद आता है, G2 के बाद आता है और मेटाफेज के पहले आता है। G2 के बाद आता है और मेटाफेज के पहले आता है। दिखा? ठीक है। होता क्या है यहाँ पे होता है डीएनए जो है ना, क्रोमैटिन मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पे होता है कंडेंसेशन ऑफ, सबसे पहला पॉइंट होता है ये जो क्रोमैटिन मटेरियल था, ये क्या था? ये जो सेल है, और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये हम आपको दिखा रहे हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। पहले डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, उसके बाद लिख भी लेंगे। ठीक है। देखो तो होता क्या है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। जो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे उलझा हुआ रहता है ना, इसमें ऐसे 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 क्रोमैटिन मटेरियल। अब आपको पता है कि हम क्रोमैटिन मटेरियल से उलझा है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको कंडेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। तो जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। तो पहला इनिशिएशन प्रोफेज में क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, यानी ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ना, इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। क्या? कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा और आपको न्यूक्लियस में कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको कुछ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है। हम 4 कलर लेके चलेंगे। ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया येलो वाला चौथा कलर। ठीक है। तो क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। क्या? क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रियोल था ना, तुमको पता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल और यहाँ पे एक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है। किस फेज में? किस फेज में? लेट एस फेज में। साइटोप्लाज्म में लेट एस फेज में, याद है अभी एस फेज लेके थे, लेट एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है। ये जो सेंट्रियोल है ना, ये अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। क्या? सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। तो पहला इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल प्रोफेज में, ये याद रखना है डीएनए में कैसा कैसा चेंजेस आ रहा है। दूसरा साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिल रहा है? ये जो है ना सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल, ये अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। मान लो ये क्या भाई, एक स्फीयर है, तो ये किसका? ये पोल हुआ और ये दूसरा पोल हुआ। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, ये अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है। यहाँ से ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। 2 सेंट्रियोल है, दोनों अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रोटीनिशियस कंपोनेंट। जो भी प्रोटीनिशियस कंपोनेंट बनाए थे, स्पिंडल फाइबर, ट्यूबुलिन, प्रोटीन, ये सब असेंबल होना शुरू कर देता है। क्या? असेंबल होना शुरू कर देता है। ये सिंपल असेंबल होके ना, ये मान लो रोप बनाता है। क्या बनाता है? रस्सी बनाता है। किसका रस्सी बनाता है भाई? किसका? स्पिंडल फाइबर का, माइक्रोट्यूब्यूल का, प्रोटीनिशियस कंपोनेंट का एक रस्सी बन जाता है। ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। क्यों? कैसे?
ट्यूबुलिन प्रोटीन का असेंबलेशन है, यानी असेंबल ही होता है, क्या असेंबल किया जाता है किसको, ट्यूबुलिन प्रोटीन को, और बनाया जाता है स्पिंडल फाइबर। क्या बनाया जाता है, स्पिंडल फाइबर। जैसे इंड होता है, प्रोफेज जैसे खत्म होने वाला रहता है, तो इस सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स तो डिसअपियर हुआ ही, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गया। क्यों सर, कैसे सर? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये जो है ना, अब अल्टीमेटली तो आपको ध्यान देना है कि कैसे क्रोमोसोमल मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी जेनेटिक मटेरियल है ना उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, क्योंकि और सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में रहेगा तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा ना साइटोप्लाज्म का, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल को छोड़ के, वो जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेंट्रियोल को छोड़ के साइटोप्लाज्म में वो डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो जाएगा साइटोप्लाज्म से, डिसअपियर हो जाएगा, रहेगा उसी में, बस इनविजिबल हो जाएगा। क्लियर? और मतलब डिसॉल्व हो जाएगा उसी में, मटेरियल तो उसका उसी में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना, ये न्यूक्लियर इन्वेलप दिखा तुमको, ये न्यूक्लियर इन्वेलप, ये टूटने लगता है, ये डिसअपियर होने लगता है। क्या? ये डिसअपियर होने लगता है, ये डिसअपियर होने लगता है, ठीक है, इस तरह से डिसअपियर होने लगता है। तो अगर शुरू में अर्ली प्रोफेज में को देखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, क्या? अर्ली प्रोफेज ऐसा दिखाई देगा। लेकिन लेट प्रोफेज देखिएगा, क्या? लेट प्रोफेज को अगर देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? तो लेट प्रोफेज आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, लेट प्रोफेज में क्या हुआ, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर हो चुका है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा रहा था ना, ये बस पहुंचने ही वाला है सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे। क्या? सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जस्ट पहुंचने ही वाला है। क्या? सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जस्ट पहुंचने ही वाला है। डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमोसोम बनना था, तो लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम लगभग बन गया है। क्या? लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम लगभग बन गया है, यानी जो कंडेंसेशन वहां पे हुआ था ना, अब क्रोमोसोम जो आपको दिखाई देगा वो ऐसा क्रोमोसोम दिखाई देगा। याद है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ऐसा 2 क्रोमैटिड वाला आर्म दिखाई देगा तुमको, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 क्रोमोसोम हम लेके चल रहे हैं, है ना, ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। क्या? लेट एस फेज, सॉरी लेट प्रोफेज, तो ये हो गया लेट प्रोफेज, और ये हो गया अर्ली प्रोफेज। क्या हो गया? अर्ली प्रोफेज। ठीक है, लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज बस पहुंचने ही वाला है। जैसे ही पहुंच जाएगा ना तो प्रोफेज के बाद क्या शुरू हो जाएगा? मेटाफेज शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं, चलिए तो एक बार रिकैप करते हैं प्रोफेज में क्या क्या हुआ। प्रोफेज में क्या हुआ? पहले तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ और क्रोमैटिन मटेरियल से क्या बनना शुरू हो गया? क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। लेट प्रोफेज में ये जस्ट क्रोमोसोम बन ही रहा है, मतलब फाइनल पे ही है। ठीक है, चलो सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाने लगा है, सेंट्रियोल बस अपने अपोजिट पोल पे पहुंचने ही वाला है। ठीक है, प्रोफेज में उसके अलावा जो भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना था, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट का, ये सब फॉर्मेशन हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है। यानी आपको पता है कि अब साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सारा सेल ऑर्गेनेल तो गायब है, बस 2 सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे पहुंचेगा, क्या जैसे ही सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे पहुंचेगा और जैसे ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल कंप्लीट होगा, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, वैसे ही प्रोफेज खत्म। क्या शुरू हो गया? मेटाफेज शुरू हो गया।
क्या शुरू हो गया? मेटाफेज शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मेटाफेज शुरू हो गया। उसके पहले हम सारे पॉइंट को लिख लेते हैं। चलिए, तो प्रोफेज में क्या हुआ? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्या हुआ? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्या हुआ भाई? यानी आपको क्रोमोसोम दिखेगा और तुमको पता है ना कि ऐसा वाला क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सर इस फेज में डुप्लीकेशन हो चुका है, इसलिए इस फेज के बाद जब भी आप क्रोमोसोम बना रहे हैं ये ऐसा वाला दिखेगा। क्लियर? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सेंट्रियोल बिगिंस मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। Centriole begins to move towards opposite pole. सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाने लगता है। देखो, जाने लगता है तब तक प्रोफेज, जैसे ही पहुंच गया वैसे ही मेटाफेज। कंडेंसेशन होने लगता है तब तक प्रोफेज, जैसे ही कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया वैसे ही मेटाफेज। समझ में आया ना? चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगा, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ वैसे ही मेटाफेज। ये सब याद रखना है, ठीक है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगा, जैसे ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ वैसे ही मेटाफेज। ये सब ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्लियर कट नहीं है। समझ में आया ना कि क्या प्रोफेज में होता है, क्या मेटाफेज में होता है? क्लियर कट आपको सीन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? इसलिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं एम फेज के, उसमें क्लियर कट लाइन नहीं है। समझ में आ गया ना? क्लियर लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बाउंड्री हम बनाया हुआ है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ होगा? जवाब होगा प्रोफेज। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देता है, जवाब होगा प्रोफेज। समझ में आ गया ना? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ क्या? इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का असेंबलेंस होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा, एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड में क्या होगा? एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या होगा? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस क्या? डिसअपीयर्ड हो गया। एट द एंड ये सब सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया। ठीक है, ये है प्रोफेज का कहानी। अब सुनना, जैसे ही ये सेंट्रियोल पहुंच गया कहां पे? अपने पोल पे सेंट्रियोल जैसे ही पहुंचा वैसे ही शुरू हो गया मेटाफेज। क्या शुरू हो गया? मेटाफेज। यानी मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल हो चुका है। ठीक है, क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल हो चुका है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल कंप्लीट और क्रोमोसोम बन के दिख रहा है आपको। किस फेज में? मेटाफेज में। यानी अगर आपको क्रोमोसोम को देखना है तो जहां पे क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ वहीं पे तो क्रोमोसोम दिखेगा। यानी क्रोमोसोम को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है मेटाफेज में। किस फेज में? मेटाफेज में। इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज, हाँ भाई, तो मेटाफेज में क्या हुआ? बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है, यानी क्रोमोसोम
क्लियरली विजिबल होता है। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है और आप देखना चाहिएगा, अगर मतलब इजीली ऑब्जर्व करना, अगर आप चाहते हैं क्रोमोसोम को अगर देखना है तो मेटाफेज में देख सकते हैं। देखो तो मैक्सिमम जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो क्रोमोसोम को मेटाफेज में ही देखते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो तुमको फोटो दिखाई देता है ना क्रोमोसोम का वो ऐसा वाला दिखाई देगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसी मेटाफेज में ही हम देखें और मेटाफेज में क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। वेरी गुड। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली अगर आपको स्टडी करना है तो मेटाफेज में कर सकते हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है किस फेज में? प्रोफेज में। जो भी स्पिंडल फाइबर को बनना है, देखो स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन को अगर बनना है तो G2 फेज में प्रोटीन बन चुका था। क्या? स्पिंडल फाइबर के लिए जो प्रोटीन बनना था, ट्यूबुलिन प्रोटीन और स्पिंडल फाइबर का जो प्रोटीन बनना था वो G2 फेज में बन चुका है। लेकिन उस स्पिंडल फाइबर और ट्यूबुलिन प्रोटीन को असेंबल किया गया, उससे एक रस्सी बनाया गया प्रोटीन का, किस फेज में? प्रोफेज में। किस फेज में भाई? प्रोफेज में। तो मेटाफेज में इस स्पिंडल फाइबर का यूज किया जाएगा। क्या? मेटाफेज में इस स्पिंडल फाइबर का यूज किया जाएगा। क्लियर? यानी यहां पे क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है ना, स्पिंडल फाइबर देखो ये है सेल, ठीक है, और सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब नहीं है। ये जो बना दिया ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिए, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका है। कहां पे? प्रोफेज में। कहां पे भाई? प्रोफेज में डिसअपियर हो चुका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यानी साइटोप्लाज्म में घूम रहा है वजह से ये हो गया हमारा क्या? बोलो ना, ये हो गया सेंट्रियोल। बिल्कुल सही। चलिए यहां पे देखिए, अब इस साइटोप्लाज्म में मस्त घूम रहा है कौन? ऐसे ऐसे ऐसे, क्या? क्रोमोसोम है ना। साइटोप्लाज्म में आराम से तैर रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, याद है ना, ये ऐसे घूम रहा है। यानी कंडेंसेशन अब कंप्लीट हो चुका है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुका है, डिसअपियर हो चुका है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। साइटोप्लाज्म में ये 4 क्रोमोसोम है। तो क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर बन चुका है पूरा बढ़िया से असेंबल होकर। किस फेज में? प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर का प्रोटीन कहां में बना था? G2 फेज में। वेरी गुड। अब देखिए आपको पता है ये है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के चारों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या? इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। वेरी गुड। तो ये है काइनेटोकोर। क्लियर? चलो, अब जो स्पिंडल फाइबर था ना, स्पिंडल फाइबर ये काइनेटोकोर से अटैच्ड होगा। क्या? एक स्पिंडल फाइबर का एंड, एक स्पिंडल फाइबर का एंड इस काइनेटोकोर मतलब क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, और दूसरा स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रियोल से। एक काइनेटोकोर से और दूसरा सेंट्रियोल से। एक काइनेटोकोर से और दूसरा सेंट्रियोल से। काइनेटोकोर, दूसरा सेंट्रियोल, काइनेटोकोर, दूसरा सेंट्रियोल से। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ना पिंक वाला, ये क्या है? ये तो है सर स्पिंडल फाइबर। क्या है ये? स्पिंडल फाइबर। बोलो ना, क्या है ये? स्पिंडल फाइबर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से किस फेज में अटैच्ड होता है? काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जो अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर से किस फेज में होता है? आपको जवाब देना है मेटाफेज। किस फेज में होता है? मेटाफेज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट किस फेज में होता है? जवाब देना है मेटाफेज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू किस फेज में होता है? जवाब देना है प्रोफेज। क्लियर? देखो यहाँ पे ना इजिली आप स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को। क्या? क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को इजिली स्टडी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि होता क्या है कि क्रोमोसोम इधर उधर तैर रहा था प्रोफेज में, लेकिन मेटाफेज में क्या किए इस क्रोमोसोम को, ये देखो ये सेंट्रियोल सिंपली खूंटा का काम करता है। किसका काम करता है? खूंटा का। समझ रहे हैं ना? खूंटा बांध देते हैं और गाय भैंस को उसमें बांध देते हैं। ठीक है, यही ये काम कर रहा है ये सेंट्रियोल। देखो इधर से तो मान लो कि सर ऐसा तो नहीं है कि खूंटा को ऐसे खींच रहे तो साइटोप्लाज्म में इधर खींचा के आ जाएगा।
ठीक है, पुल हो जाएगा इधर, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड में भी ऐसे 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 रे होते हैं और इसको कहते हैं एस्ट्रल रेज। क्या कहते हैं? एस्ट्रल रेज। जरूर एनसीईआरटी में देखिएगा और मेंशन कीजिएगा। ये क्या है? ये है एस्ट्रल रे। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर जो है ना, एक इन स्पिंडल फाइबर का अटैच होता है सेंट्रियोल से और दूसरा इन स्पिंडल फाइबर का अटैच होता है किससे? बोलो ना, काइनेटोकोर से। किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से। अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर में टेंशन क्रिएट होता है। क्या होता है? स्पिंडल फाइबर में टेंशन क्रिएट होता है। ये वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इधर खींचना चाहेगा, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगा। ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इधर खींचना चाहेगा और इधर का स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इधर खींचना चाहेगा। जब इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होता है, तो क्या होता है? तो क्या होगा, ये जो भी क्रोमोसोम है सब एक स्टेज में आ जाएगा। क्या? जो भी क्रोमोसोम है सब एक स्टेज में आ जाएगा। देखिए कैसे। हाँ भाई, तो देखो ना, जब इधर का स्पिंडल फाइबर इधर क्रोमोसोम को खींचना चाह रहा है और इधर का स्पिंडल फाइबर इधर खींचना चाह रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन जब क्रिएट हो रहा है, क्या इक्वल एंड अपोजिट टेंशन जब क्रिएट हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो सारा क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे आके अरेंज हो गया। कहाँ आके अरेंज हो गया? इक्वेटर पे अरेंज हो गया। अरे भाई, ये स्फीयर है, ये पोल दूसरा पोल और ये इक्वेटर हो गया, तो ये इक्वेटर पे अरेंज हो गया। कहाँ पे? इक्वेटर पे अरेंज हो गया। और आपको पता है इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज होता है ना, तो इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट हुआ? आंसर होगा मेटाफेज। क्रोमोसोम मतलब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से किस फेज में अटैच हुआ? आंसर होगा मेटाफेज। क्रोमोसोम किस फेज में एक इक्वेटर लाइन पे जाके अरेंज होता है? आंसर होगा मेटाफेज। क्या? मेटाफेज। तो देखो, अब क्रोमोसोम को बांध के रख दिए एक जगह, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से इजीली विजिबल कर सकते हैं भाई क्रोमोसोम नंबर 1 कैसा दिखता है, 2 कैसा दिखता है, 3 कैसा दिखता है, 4 कैसा दिखता है। समझ में आ गया? तो क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है, देखना है बस एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो किस फेज में इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? मेटाफेज में। किस फेज में? मेटाफेज में। क्यों ऐसा हुआ पता है? पता है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होता है? काइनेटोकोर से अटैच होता है। ठीक है, तो देखो, ये एस्ट्रल रेज है, स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रियोल का काम समझ में आया। सेंट्रियोल मतलब जो स्पिंडल फाइबर होता है, इसका दूसरा एंड सेंट्रियोल से अटैच होता है और दूसरा एंड इधर काइनेटोकोर से अटैच होता है। बस इसको खींचने का काम करता है, पुलिंग करने का काम करता है स्पिंडल फाइबर। सिंपल स्पिंडल फाइबर क्या है? प्रोटीन का रस्सी है। और ये स्पिंडल फाइबर किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और आपको पता है ये जो है ना सेंट्रियोल, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है। देखिए भाई, ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होता तो क्या होता? क्या होता? सोचो क्या होता है? ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुमको पता है सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसको ऐसे खींचा जाएगा, क्या इसको ऐसे खींचा जाएगा तो क्या होगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना? शेप चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे स्पिंडल, यहाँ पे सेंट्रियोल डाल दिए और सेंट्रियोल को अपोजिट फाइबर से भी क्या किए? बांध दिए और इधर अपोजिट फाइबर से बांध दिए। जितना इधर इसको खींचेंगे उधर से स्ट्रल रेज उसको सपोर्ट दिए हुए हैं। समझ में आ गया ना? तो ये क्रोमोसोम आसानी से उधर चला जाता है सेंट्रियोल की तरफ और ये क्रोमोसोम इधर आ जाता है आसानी से। देखते हैं क्या होगा अभी। अब देखो, जब तक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे, जब तक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज है तब तक मेटाफेज, तब तक मेटाफेज। जब तक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट है, जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे अरेंज है तब तक मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुआ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुआ और उसके अलावा
स्पिंडल फाइबर में टेंशन क्रिएट हुआ इक्वल एंड अपोजिट, जिसके कारण सभी क्रोमोसोम कहां पे आ गए, मेटाफेज पे आ गए, मेटाफेज प्लेट पे आ गए। आसानी क्या है भाई कि आप क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का इजीली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी टेंशन जारी है। अरे भाई बोलो, स्पिंडल फाइबर अभी भी टेंशन क्रिएट किए हुए है, स्पिंडल फाइबर अभी भी इस क्रोमोसोम को अपनी पोल की तरफ खींचना चाह रहा है, और ये स्पिंडल फाइबर अभी भी इस क्रोमोसोम को अपने पोल पे खींचना चाह रहा है ना। बस कंटिन्यूअस ये टेंशन जारी है, तो क्या होगा, क्रोमोसोम जहां से कमजोर होगा वहां से टूट जाएगा। क्या होगा, क्रोमोसोम जहां से कमजोर होगा वहां से टूट जाएगा। ये देखो सेंट्रोमियर, यही तो साइट ऑफ अटैचमेंट है, ये क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड, यही है ना। जैसा क्रोमोसोम सुनो, जैसा क्रोमोसोम ऑरेंज से बना देते हैं, जैसा क्रोमोसोम इसमें है ठीक वैसा ही क्रोमोसोम इसमें है, मतलब ये एक क्रोमैटिड हुआ, क्लियर। सिंगल जो आपको दिख रहा है एक क्रोमैटिड हुआ और ये दूसरा क्रोमैटिड हुआ, क्लियर। अब ये जो ना सिर्फ साइट ऑफ अटैचमेंट क्या है, ये सेंट्रोमियर, इधर से ये खींचना चाह रहा है, इधर से ये खींचने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। बीच में कुछ इंटरजोनल प्रोटीन्स भी होते हैं जो पुश करने का काम करते हैं सेंट्रोमियर को, और ये स्पिंडल फाइबर पुल करने का काम कर रहा है, इधर से खींचने का कोशिश कर रहा है। बीच में एक प्रोटीन है जो इसको अलग करने का कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम ये लॉन्गिट्यूडनली, क्या लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसवर्स वाला पोर्शन और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वाला पोर्शन, समझ में आ गया। तो क्रोमोसोम जो स्प्लिटिंग होगा ना वो ऐसा होगा। तो क्या होगा, जहां से सेंट्रोमियर है ना, जहां से सेंट्रोमियर वहां से क्रोमोसोम कमजोर है, तो क्या होगा, यहां से ये स्प्लिट कर जाएगा, यहां से ये स्प्लिट कर जाएगा। तो क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड इधर चला जाएगा और क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड उधर चला जाएगा। दिखा तुमको, क्रोमोसोम का ये वाला जो क्रोमैटिड है ये एक क्रोमैटिड, और ये वाला जो क्रोमैटिड है, ये जो क्रोमैटिड है ये दूसरा क्रोमैटिड, ठीक वैसे ही ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड सेंट्रोमियर के पास से कमजोर है। आप खींच रहे हैं कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, सेंट्रोमियर के पास से टूट जाएगा क्रोमोसोम। क्या होगा, सेंट्रोमियर के पास से टूट जाएगा क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। देखो, तो जब तक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पे अरेंज है, जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज है, जब तक क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज है, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज है, तब तक मेटाफेज। जैसे ही ये सेंट्रोमियर टूटा, मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज। जैसे ही ये सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, शुरू हो गया क्या, एनाफेज। क्या शुरू हो गया, एनाफेज, क्लियर है। तो पहले मेटाफेज के बारे में पूरा लिख लेते हैं। चलिए, तो मेटाफेज में क्या क्या हो रहा है लिखेंगे। पहला, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। फर्स्ट पॉइंट, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट में जब कंडेंसेशन कंप्लीट है तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रोमोसोम को। दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। दे कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम आप इजीली स्टडी कर सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम को बांध के रखते हैं स्पिंडल फाइबर से। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडी। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट easily study। चलिए नेक्स्ट क्या, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडी। नेक्स्ट क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। यही क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स
क्या, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर में टेंशन क्रिएट हुआ इक्वल एंड अपोजिट, जिसके कारण क्रोमोसोम कहां पे चला गया, इक्वेटर लाइन पे चला गया। तो लिखेंगे क्रोमोसोम कमिंग लाइन टू इक्वेटर, क्रोमोसोम कमिंग लाइन टू इक्वेटर। क्रोमोसोम कहां पे आ गया भाई, एक इक्वेटर पे आ गया, ठीक है। और जहां पे आता है इक्वेटर पे उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट, क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो ये है पूरा मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या पढ़ेंगे हम, एनाफेज। सुनो भाई, जब तक ये जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर क्रोमोसोम, मतलब दो क्रोमैटिड एक साथ है या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, तब तक मेटाफेज। अब क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। जैसे ही ये स्प्लिट हो गया, वैसे ही ये स्प्लिट हो गया, वैसे ही क्या शुरू हो गया, एनाफेज शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है सुन लीजिए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होता है एनाफेज में, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया। अब देखो, जब तक इक्वेटर से पोल तक पहुंच रहा है, जब तक जो एक क्रोमैटिड है ना, अब सुनो, जब स्प्लिटिंग हो जाता है ना, तो ये एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करता है, ठीक वैसे ही कि एक चौक है। क्या, एक चौक है। इस चौक को हम तोड़ दिए यहां से, तो ये चौक दो चौक के जैसा बिहेव किया, ऐसा समझ में। तो क्रोमोसोम एक था क्योंकि सेंट्रोमियर एक था, लेकिन सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर एक से दो सेंट्रोमियर हो गया। देखो ना, वैसा दिखाई देगा, ये एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमैटिड, ये दूसरा सेंट्रोमियर तो दूसरा क्रोमैटिड, समझ में आया। तो ये अब इधर जाएगा और ये अब इधर जाएगा, दिखा कुछ, ठीक है। तो अब ये सेंट्रोमियर एक से क्या बन गया, दो बन गया, तो क्रोमोसोम भी एक से क्या हो गया, दो हो गया। देखो, अभी तक मेटाफेज तक एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम था, लेकिन एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के कारण क्या हो गया, यहाँ पे दो क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम और ये दो क्रोमोसोम, यानी टोटल 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यानी देखो, क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है किस फेज में, जहां पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, यानी एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के कारण नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो गया। यानी डीएनए डुप्लीकेशन कहां पे हुआ था, इस फेज में हुआ था। डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे हुआ था, इस फेज में हुआ था, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां पे डबल हो गया, एनाफेज में डबल हो गया। कहां पे डबल हो गया, एनाफेज में। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है एनाफेज। क्रोमोसोम या सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पे जाने लगता है। कहां से, इक्वेटर से अपोजिट पोल पे जाने लगता है। जब तक जाता है तब तक एनाफेज, जैसे ही पहुंच जाता है वैसे ही टीलोफेज। सुनो, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ, शुरू हुआ कंडेंसेशन, प्रोफेज, कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम अपने इक्वेटर लाइन पे आ गया तो मेटाफेज। जब तक इक्वेटर लाइन पे है मेटाफेज, जैसे ही सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ वैसे ही एनाफेज, अपने अपोजिट पोल पे जाने लगा एनाफेज, जैसे ही अपने अपोजिट पोल पे पहुंच गया क्रोमोसोम वैसे ही टीलोफेज। इस तरह से करके क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाएगा। देखिए, तो जो हम जेनेटिक मटेरियल 2 कॉपी बनाए थे, पता है क्यों बनाए थे, इसीलिए बनाए थे। देखो, एक कॉपी को इस पोल की तरफ भेज देंगे और एक कॉपी को इस पोल की तरफ भेज देंगे। क्लियर है। तो प्रोफेज मेटाफेज हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एनाफेज। क्या, एनाफेज। नेक्स्ट हेडिंग देंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, देखिए, यह अपना सेल,
ये हो गया सेंट्रियोल, ये हो गया स्पिंडल फाइबर, और यहां पे अटैच है क्या, बोलो ना, क्या अटैच है, क्रोमोसोम, लेकिन स्प्लिटिंग हो चुका है, क्या क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो चुका है। तो देखो ये हो गया एक क्रोमेटिड और ये सेंट्रोमियर, ये हो गया एक क्रोमेटिड और ये सेंट्रोमियर। तो जो एक क्रोमोसोम था सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग के बाद ये दो क्रोमोसोम हो गया। आया समझ में, एक इधर इंफॉर्मेशन चला जाएगा, एक इधर इंफॉर्मेशन चला जाएगा। देखिए दिखा तुमको, ये इधर जाएगा। अब आप देखिए जब ये जाने लगेगा, एनसीईआरटी में क्या फिगर दिया है, एनसीईआरटी में ऐसा फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिगर दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग ऐसे नहीं हुआ है, ट्रांसवर्सली नहीं हुआ है। कैसे हुआ है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ही हुआ है। तो फिगर ऐसा क्यों है सर, फिगर ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम देखो ना, फिजिक्स है यहाँ पे, इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो अगर इसमें खिंचाव होगा स्पिंडल फाइबर में, इसको खींचेगा तो ये ऐसा थोड़ी दिखाई देगा, ये तो तुमको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। आया समझ में, इस कारण क्योंकि जा रहा है, इधर मोशन हो रहा है, समझ आ गया। तो इसमें फ्लिपिंग हो गया तो ये ऐसे हो जाता है। आया समझ में, ये ऐसे नहीं हो गया, ये ऐसे फ्लिप हो गया तो वैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड है। अब सुनो एनाफेज में क्या क्या होता है। एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया, क्या सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो गया। हम स्प्लिटिंग करते हुए आपको दिखा दिए हुए हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद आपको दिखा रहे हैं स्प्लिटिंग हो गया। अब सेंट्रोमियर, अब इस क्रोमेटिड का क्या होगा, यानी एक सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम का क्या होगा भाई, क्या होगा। तो खींच ही रहा है स्पिंडल फाइबर, ले जा भाई अपने अपोजिट पोल पे, तो ले जाने देंगे, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम इधर, 4 क्रोमोसोम इधर, यानी आपको पता चल गया स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। तो ये अपने क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया एनाफेज में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किस फेज में, एनाफेज में। अब देखो जब तक इक्वेटर से अपने पोल तक जा रहा है, जब तक इक्वेटर से अपने पोल तक जा रहा है तब तक एनाफेज, तब तक एनाफेज, और जैसे ही पहुंच जाएगा वैसे ही टेलोफेज। आया समझ में, चलिए तो लिख लेते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्या क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया और क्रोमोसोम मूव करने लगा इक्वेटर से पोल की तरफ। क्या क्रोमोसोम मूव करने लगा इक्वेटर से पोल की तरफ। क्लियर है, क्लियर है। तो एनाफेज में लिख लेते हैं इस सब बातों को। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम क्रोमोसोम स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट लेंथ वाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है एक ही क्रोमोसोम का, ये देखो एक क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम का ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्या हो गया, सेपरेट हो गए। क्या सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। जब सेपरेट हो गए तो एक क्रोमेटिड बिहेव करने लगा एक क्रोमोसोम के जैसा। क्या, एक क्रोमेटिड बिहेव करने लगा एक क्रोमोसोम के जैसा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सिस्टर क्रोमेटिड नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सिस्टर क्रोमेटिड क्या, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड न्यू ईच क्रोमेटिड and
न्यू ईच क्रोमेटिड बिहेव एज, हाँ भाई, ईच क्रोमेटिड बिहेव एज या रिफर्ड एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, डबल हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डबल हो गया। और आपको पता है ये जब अपोजिट पोल पे जाने लगता है ना, तो एनिमल सेल में क्या, एनिमल सेल में जब ये अपोजिट पोल पे जा रहा होता है तो एनिमल सेल में यहीं से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में बोल रहे हैं क्या, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहीं से साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। कहाँ पे, एनिमल सेल में, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है ये शुरू हो जाता है, होता नहीं है, शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। चलिए एनाफेज से ही शुरू हो जाता है एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस, लेट एनाफेज से ऐसा होता है। लेट एनाफेज कहने का मतलब है कि ये क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पे जस्ट पहुंचने ही वाला है, पहुंचा नहीं है, जस्ट पहुंचने ही वाला है, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर टूटता है या जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होते हैं, ये कैसे होते हैं, पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म से। किस मैकेनिज्म से, पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म से। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा बाय पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। बाय पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म by pulling and pushing mechanism chromosome move away from equator, chromosome move away from equator, ठीक है। तो ये है पूरा। नेक्स्ट क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड, क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड मूव अपोजिट पोल, है ना। क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड के साथ मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ, और ये क्रोमेटिड वाला जो क्रोमोसोम है ना, यही एक्चुअल में होता है। समझ में आया ना। हम तो इसको डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम को बनाए ही थे इसलिए क्योंकि भाई एक इधर दे दे और एक इधर दे दे, समझ में आ गया। तभी तो एक से दो सेल बन जाएगा, आप देखना। तो प्रोफेज आ गया समझ में, मेटाफेज एनाफेज समझ में आ गया। टीलोफेज में क्या होगा सर, टीलोफेज में ये क्रोमेटिड अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। जो टीलोफेज होता है ना, वो प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है। क्या क्या क्या, जो टीलोफेज होता है वो प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है। तो क्या होगा, क्रोमोसोम जैसे अपने अपोजिट पोल पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ था और क्रोमोसोम बना था। यहाँ पे क्या होगा टीलोफेज में, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा, और क्रोमोसोम के डीकंडेंसेशन के बाद क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल, यानी क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी को लूज करेगा। क्या, क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी को लूज करेगा और बनेगा क्रोमेटिड, क्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो टीलोफेज में फिर से रीअपियर होने लगेगा। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रीअपियर होने लगेगा। समझ में आया। तो ये हो जाएगा टीलोफेज में। और एनिमल सेल में ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है ना, इसमें और फॉरो होगा और गड्ढा थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है, जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस होता है, वो एनाफेज, लेट एनाफेज से क्या हो गया है, शुरू हो गया। तो थोड़ा और कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। टीलोफेज के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। से कैसा समय आएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में सट जाएगा, इधर एक न्यूक्लियस इधर दूसरा न्यूक्लियस। जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा बीच से, इधर एक सेल बन जाएगा और इधर एक सेल बन जाएगा। देखते हैं बना के। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, देखो एनिमल सेल है ना, तो ये जो सेल फॉरो बना था एनाफेज, लेट एनाफेज से, ये थोड़ा सा गड्ढा और डीप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।
क्रोमेटिड अपने अपोजिट पोल पे जा चुका है, न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है, न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है। और जो क्रोमोसोम यहाँ पे था, क्या क्रोमोसोम था ना ऐसा सिंगल क्रोमेटिड वाला, अब ये क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी को लूज कर देगा, क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी को लूज कर देगा और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस तरह से क्रोमेटिड, क्या बन जाएगा भाई, इस तरह से क्रोमेटिड मटेरियल हो जाएगा। तो ये क्रोमेटिड मटेरियल, ये ऐसा नहीं, ये आपको ऐसा दिखाई देगा टेलोफेज में, आया समझ में। और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना, ये सब का फॉर्मेशन अगेन होने लगेगा। यही होता है टेलोफेज में। लिखेंगे टेलोफेज में क्रोमोसोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल, टेलोफेज पहले तो लिख लो रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा क्रोमोसोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पे पहुंच गया, रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच गया, क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन होगा, यानी क्रोमोसोम जो है ना, क्रोमोसोम, इसका डिकंडेंसेशन होगा, क्या होगा, डिकंडेंसेशन होगा, और डिकंडेंसेशन से ये क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा, क्लियर। और न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिफॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो जाएगा, फिर से बन जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। तो देखो कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। दिख रहा है तुमको, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका। टेलोफेज के एंड तक क्या होगा, पूरे अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, क्रोमोसोम अपने आइडेंटिटी को लूज कर देगा, क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा, इधर सेंट्रियोल बन गया, जो भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेक्यूल्स, ये सब इधर बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना। उसके अलावा न्यूक्लियोलस, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स आना है आ जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और 2 सेल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो हेडिंग देंगे अब साइटोकाइनेसिस। क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस देखो होता क्या है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज से ही शुरू है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये वाला हो गया सेल, ये हो गया एक न्यूक्लियस, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियस, है ना, टेलोफेज के बाद। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, बोलो ना, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, इसलिए सेंट्रीपीटल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस होता है। किस ऑर्डर में, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में, सेंटर से सॉरी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, तो सेंट्रीपीटल, क्या, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में होता है, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि ये देखो, ये जस्ट अटैच कर गया, ये जस्ट अटैच कर गया, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये जस्ट अटैच कर गया। जैसे ही ये अटैच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक एनिमल सेल बनेगा और ये दूसरा एनिमल सेल बनेगा। हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अभी साइटोकाइनेसिस के बाद सेल को मन करेगा भाई सेल डिवीजन करना है, अभी उन डिवीजन करना है, ग्रोथ करना है, सेल डिवाइड करना है, तो फिर से ये दोनों सेल डिवीजन कूद जाएंगे यहाँ पे G1S G2, याद है, इंटरसेल में। लेकिन अगर सेल डिवाइड नहीं करना है तो ये दोनों सेल चले जाएंगे कहाँ पे, बोलो ना, G2 फेज में, कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे, G0 फेज में। कहाँ पे चले जाएंगे, G0 फेज में चले जाएंगे। किस फेज में,
जीनोट फेज में, क्यूसेंट स्टेज में चले जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगा फिर ओकेजनली डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है ये लेट एनाफेज से ही शुरू हो जाता है। क्या? लेट एनाफेज से ही शुरू हो जाता है। और कैसे होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है। कैसे? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है। दूसरा, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है तो साइटोप्लाज्म में जो सेल डिवीजन हुआ पेरिफेरी टू सेंटर हुआ। कैसे? पेरिफेरी टू सेंटर हुआ। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है या सेंट्रीपीटल मैनर में होता है? आपको जवाब देना है सेंट्रीपीटल मैनर में होता है, पेरिफेरी टू सेंटर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखिए ये है अपना प्लांट सेल, हेडिंग लीजिएगा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखो तो क्या था कि ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी दो न्यूक्लियस बन चुका है। अब तुमको पता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता नहीं है। सेल मेम्ब्रेन क्या फ्लेक्सिबल होता है? क्या? सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से इसमें सेल फॉर्मेशन होता है और सेल डिवाइड कर जाता है। लेकिन प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। सर ये सेल वॉल तो रिजिड होता है, इसमें सेल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे गोल्जी बॉडी के वेजाइकल्स, क्या गोल्जी बॉडी के वेजाइकल, गोल्जी बॉडी के वेजाइकल, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट, कुछ गोल्जी बॉडी का वेजाइकल्स, ठीक है, कुछ फ्रैग्मोप्लास्ट, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट होता है उसको फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी के वेजाइकल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट, ये सब सेंटर में एक जगह आता है, यहाँ पे सेंटर में आता है और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिपोजिट होता है। क्या? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डिपोजिट होता है। गोल्जी बॉडी का छोटा सा वेजाइकल डिपोजिट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट डिपोजिट होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट डिपोजिट होता है, इस तरह से डिपोजिट होता है। कैसे? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। और सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है। ठीक है, जो मेन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल प्लेट बनाने में वो होता है गोल्जी बॉडी। कौन होता है? गोल्जी बॉडी। मेनली गोल्जी बॉडी का जो वेजाइकल होता है वो अधिक से अधिक आपके यहाँ पे सिक्रीट होता है, जमा होता है और एक प्लांट सेल और दूसरे प्लांट सेल के बीच में एक सेल प्लेट बनाता है। क्या बनाता है? सेल प्लेट। तो न्यूक्लियस का डिवाइड हो चुका, दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक सेल और दूसरा सेल बन जाता है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में। सेल फॉरो फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जो सेल फॉरो फॉर्मेशन था वो पेरिफेरी टू सेंटर था, तो बोले सेंट्रीपीटल मैनर में साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल में। लेकिन यहाँ तुमको दिखा? अरे दिखा, यहाँ पे जो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रहा है। क्या? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो रहा है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। कैसा? सेंट्रीपीटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। बोलो भाई। तो ये था पूरा माइटोसिस। क्या? पूरा माइटोसिस। माइटोसिस होता कहाँ पे है पता है ना तुमको? वुंड हीलिंग में, प्लांट के ग्रोथ में, एनिमल के ग्रोथ में, ये सब में माइटोसिस होता है। यानी जैसा पेरेंट सेल था वैसा डॉटर सेल बन जाता है। देखो हम शुरू किए थे ना कहानी, ये हो गया एक सेल, ठीक है। इस सेल में 4 क्रोमोसोम था। क्या? 4 क्रोमोसोम था। और सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल बना तो उस डॉटर सेल में भी क्या था? 4 क्रोमोसोम इसके पास था और 4 क्रोमोसोम इसके पास था। आया समझ में? तो माइटोसिस के बाद ऐसा सेल बनता है, जैसा पेरेंट सेल वैसा आइडेंटिकल डॉटर सेल हो जाता है। इसको कहते हैं माइटोसिस। क्लियर है? तो चलिए अपना माइटोसिस यहाँ पे खत्म होता है। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है एनसीईआरटी से पढ़ना, बार बार पढ़ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ छूट गया है, कुछ लाइन समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप जरूर पूछिए, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर सेल डिवीजन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछले 10 साल से, ठीक है। तो आने वाले समय से में भी
नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा ट्रेंड है यही, पूरा हिस्ट्री बोल रहा है कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके डायग्राम को देखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम को, प्रोफेज का कैसा डायग्राम है, मेटाफेज का कैसा डायग्राम है, एनाफेज टीलोफेज का कैसा डायग्राम है। डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है जो आप समझना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरा माइटोसिस एनसीईआरटी से जरूर रीड करना, पूरे डायग्राम को एनसीईआरटी से देखना। लेक्चर में कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। होमवर्क आपको करना है, पूरे माइटोसिस का क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।